हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे लीगलीज 127 पे। दोस्तों, अब दहेज मृत्यु के ना सारे केस खत्म हो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने एक नई गाइडलाइन जारी करी है जिसमें कि 4 शर्तें उसमें उन्होंने रखी है कि जो भी 4 शर्तों के तहत अगर मामला आता है तो दर्ज होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अब ऐसी कौन सी 4 शर्तें हैं मैं डिटेल्स में आपको बताऊंगी। और वीडियो पे आप मेरे नए हैं तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको टाइम टाइम पे मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन भी मिलती रहे। दोस्तों, पहले हम ये जजमेंट में जानने के लिए 4 शर्तें कौन सी है उस पर जानने के लिए पहले हम ये जानना होगा कि दहेज मृत्यु होता क्या है। देखो, जैसे आप सबको पता है कि दहेज के कारण मतलब बहुत सालों सालों से पुरानी से अभी तक भी जो मामले आते हैं जो दहेज के कारण है, जो लड़कियां वो सुसाइड कर लेती है या उनको जला के मार दिया जाता है या वो फांसी लगा लेती है, उसके पति उसके घर वाले उनके साथ क्रूरता करते हैं, बहुत अत्याचार करते हैं। तो ये सारे रीजन होते हैं जिसे हम दहेज मृत्यु कहते हैं, जो 304 बी के धारा के तहत आता है। ठीक है, तो ये दहेज मृत्यु होता है। अब 4 शर्तें कौन है जो का मेन मैं बताऊं कि जो पहला होना चाहिए, मैं डिटेल्स में कुछ जजमेंट के पॉइंट है वो भी आपको मैं शेयर करूंगी और इसका जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, उसे आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, रीड आउट कर लीजिएगा। आई होप आपको इससे जो है बेनिफिट भी हो सके और आप अपने अगर कोई केस है आपका इस रिलेटेड तो आप उससे जजमेंट के थ्रू अपना फायदा भी उठा सके। तो पहला जो होता है पॉइंट की जो शादी है, शादी के 7 साल के अंदर होना चाहिए। सेकेंड, कि अगर अननेचुरल डेथ हुई हो तो वो दहेज के कारण ही हुई हो, ऐसे नहीं कोई पारिवारिक कलेश हो उसके थ्रू ऐसे सुसाइड कर लिया हो या कर लिया तो वो नहीं काउंट होगा। सेकेंड, पति और उसके रिश्तेदार द्वारा क्रूरता की गई हो, मतलब उस पर अत्याचार किया गया हो लड़की पर। लास्ट पॉइंट, पति और उसके रिश्तेदार इन्वॉल्व है तो वो हो गया पॉइंट। ठीक है, अब ये जो जजमेंट आया है हमें डिटेल्स में बताती है वेस्ट बंगाल का, जो सुप्रीम कोर्ट ने जो शर्त जारी करी है ना, मैं इसकी कुछ डिटेल्स आपको शेयर कर देती हूँ उसमें से बताकर कि अपीलकर्ताओं को धारा ना 490A के तहत 304B के तहत दोषी ठहराया गया था। इसमें 3 थे, एक तो उसकी भाभी थी, पति था और उसकी सास। इनको उम्र कैद की सजा मिली और साथ ही जुर्माना भी लगाया गया। अब इसमें मैं कुछ पॉइंट्स है वो आपको बताती हूँ कि इसमें क्या है। जो जैसे मैंने बताया 7 साल की होती है या 3 वर्ष कठोर कारावास होता है तथा 10 वर्ष कठोर कारावास की सुनाई देती है जिसमें सजा होती है। ठीक है, अगर ये दहेज मृत्यु के केस बनता है तो। अब इसमें क्या हुआ था कि जो शादी हुई थी उस लड़की का नाम था जो मृतक मर गई है, मृतिका 2003 में हुई थी और वो एक दूसरे से अलग हो गए थे। फिर वो है एक बेटा भी था उनका जो 2004 में पैदा हुआ था। आज की डेट में उसकी उम्र 20 साल की है। दिनांक 2/5/2006 को मृतिका ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वह अपने वैवाहिक घर में थी। ठीक है, और मृतिका घर पर अकेले थी, मतलब अपने ससुराल में थी इस समय जिस समय उसने आत्महत्या करी। और घटना के समय और अपीलकर्ता नंबर 2 मतलब पति नहीं था। ठीक है, और घटना के समय भी घर में थे अपीलकर्ता नंबर सूचित मृतिका था और कौन था उसके कृष्णा नगर अस्पताल में ले जाया गया उसको और उसे वहां पे मृत घोषित कर दिया गया। 3/5/2006 को डॉक्टर अजीत कुमार ने जो पोस्टमार्टम वगैरह रिपोर्ट होती है तो उसमें उन्होंने लिखा था और किया था कि वहां उन्होंने आत्महत्या का ये मामला है और उसके अलावा जो मृतक के शरीर पर है तो कोई चोट वोट के निशान है, जैसे अगर फांसी लगा कर ही है तो गले पे निशान वगैरह उसने डॉक्टर ने बताया था। और उस समय उसकी जो एज थी 22 साल की थी। और मृतक के भाई ने थाना में FIR दर्ज कर दी। ठीक है, और वो कब हुआ था 7/5/2006 को किशनगंज पुलिस स्टेशन में नदिया, यानी 5 दिन के बाद FIR दर्ज करी उसके भाई ने और बोला कि पहले भी मेरी बहन को टॉर्चर वगैरह किया जाता था दहेज के कारण। एक्चुअली मामला था क्या कि जो सुसाइड किया था उसने, एक्चुअली फैक्ट तो ये था कि उसके पति का अफेयर और किसी के साथ चल रहा था। जब उसको पता चला तो वो बर्दाश्त नहीं हुआ, काफी टाइम से उसको पता था, उसने उसी टेंशन उसी में ना सुसाइड कर लिया। ये तो रीजन था। बट आगे से उसके घर वालों ने, उसके भाई ने, पेरेंट्स ने ये किया कि दहेज के कारण मेरी बहन की या मेरी बेटी की मृत्यु हुई है, तो उस पर दहेज का मामला 490A का हुआ और एक 304 भी दहेज मृत्यु उसने आत्महत्या करी इसके कारण। अब क्या था, जैसे धारा 490A 304B और 34 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया, तीनों को आरोपी ठहरा लिया गया। ट्रायल कोर्ट ने आदेश जारी किया कि दिनांक 5/6/2009 को निर्णय द्वारा अपीलकर्ता को दोषी ठहरा दिया गया था कि मृतक का उत्पीड़न किया गया था और जो दहेज से जुड़ा हुआ था, दहेज की मांग के कारण वो जो ट्रायल कोर्ट ने फैसला किया कि उसने आत्महत्या करी है। अब इसमें तो अभियोजन पक्षों के गवाह भी जो उसके घर वाले ही थे 1, 3 और 16 के ये गवाही दी गई
कि दहेज की मांग की गई थी, जिसके कारण उन्हें तब बताया गया था जब मृतिका कुछ समय पहले ही अपने मायके आई गई थी। और जो मेन पॉइंट है 4 वो भी मैं बता देती हूँ जो मैंने आपको बताई है। नंबर 9 पॉइंट है, वो जजमेंट में आप डिटेल्स में पढ़ लीजिएगा। 9 में जो मेन है ना, जो सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस जारी करी है, वो मैं बता देती हूँ। ये रहा। पहला है, जैसे कि महिला की मृत्यु किसी जलने या शारीरिक चोट के कारण हुई हो, या उसकी मृत्यु सामान्य परिस्थिति के अलावा किसी अन्य कारण से हुई हो, बट रीजन उसमें होना चाहिए कि दहेज के कारण ही हुई हो। ऐसी मृत्यु उसके विवाह के 7 वर्ष के भीतर हुई हो, मतलब 7 साल के अंदर ही हुई हो। ये नहीं कि 7 साल के बाद आप करें फिर वो बोले कि दहेज का तो एक था ही नहीं, ऊपर से बोले दहेज का आरोप लगाए, तो वो नहीं किया जाएगा काम। और उसकी मृत्यु से ठीक पहले उसके पति या उसके पति के किसी रिश्तेदार द्वारा उसके साथ क्रूरता या उत्पीड़न किया गया हो। लास्ट है, ऐसी क्रूरता या उत्पीड़न दहेज की मांग के संबंध में होना चाहिए। क्रूरता की हो या उत्पीड़न कोई भी किया हो, उसका रीजन दहेज ही होना चाहिए। दहेज के अलावा कोई, जैसे कि होता है ना पारिवारिक कोई भी कलेश हो जाता है, कोई भी रीजन हो जाता है भाई, किसी किसी बात पे नोक झोंक, कोई भी रीजन आपस में अपने ही किसी घर के कलेश में, तो उस रीजन से जैसे होता है ना भाई मैं तो परेशान हो गई, लोग सुसाइड कर लेते हैं, तो वो दहेज में काउंट नहीं होगा। मेन दहेज का होना चाहिए कि दहेज के कारण जैसे होता है ना ताने देना, टॉर्चर देना लड़की को, तू दहेज क्या लेकर आई, ये है, चल अपने बाप से जाके गाड़ी लेकर आ, इतने पैसों की डिमांड कर, उसकी सास अलग परेशान करती, पति अलग परेशान करता है। तो ये सारे जो रीजन आ जाते हैं ना, ये दहेज में आ जाता है कि लड़की फ्रस्ट्रेट हो जाती है, परेशान हो जाती है, भाई अब वो मायके भी नहीं जा सकती, उसको पता है अब उसकी फैमिली वाले, उसके माँ बाप इतने तो भाई है नहीं पैसे वाले कि और दहेज देंगे, तो वो चीज में आगे क्या करते हैं कि उसको कोई ऑप्शन नहीं दिखता, वो सुसाइड ही एंड ऑप्शन दिखता है, तो वो सुसाइड कर लेती है। सेकंड, जैसे मैंने बताया, परिवार वाले, उसके ससुराल वाले खुद लड़की को क्या करते हैं भाई, किसी किसी बात पे उसको मारते रहते हैं दहेज के कारण ही, छोटी छोटी बात पे कि तू ये लेके नहीं आई, वो नहीं लेके आई, सास भी पति भी टॉर्चर करते रहते हैं। या पुराने जमानों में तो ये भी होता था भाई, जलाकर मार दिया जाता था, ये खाने में कोई जहर दे देते थे। तो ये सारे जो पॉइंट होते हैं ना, ये दहेज में ही काउंट होते हैं। तो ये सारे जो सुप्रीम कोर्ट ने ये जो नया ये अभी का लेटेस्ट जजमेंट है 2024 का अगस्त का, ठीक है, ये सोनाली है और ये वेस्ट बंगाल का है, जिसकी मृतिका हुई थी, वहां का जजमेंट है। तो आप इसे डिटेल्स में अच्छे से पढ़ लीजिएगा, बस मैंने मेन पॉइंट्स आपको बताए हैं। और अगर आप पे भी दहेज का मामला या दहेज मृत्यु का मामला ऐसा अगर दर्ज हुआ है, तो इस जजमेंट के थ्रू आप अपने केस में हेल्प ले सकते हैं। और अगर किसी में भी आप ये चाहते हो, अगर कोई भी इन फ्यूचर भी होने वाला है या आपके रिलेटिव्स हो, कोई भी हो, तो ये 4 शर्तें आप अच्छे से पढ़ लो। इसके तहत ही दहेज मृत्यु का मामला दर्ज होगा, अदरवाइज नहीं होगा। मैं तो सबसे यही गुजारिश करूंगी, दहेज पैसा लेना ये कुछ नहीं होता, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि भाई आपका लड़का लड़की खुश रहे, तो आप दहेज देते क्यों हो भाई? 0 अमाउंट पर आप शादी करो ना, आगे जाके फिर दोनों को दिक्कत होती है कि भाई फिर अपनी मर्जी से तो गिफ्ट दे देते हैं, दामाद भी चाहिए, लड़का भी चाहिए या बहू भी चाहिए अच्छी, बाद में फिर डिमांड करते हो, ये छोटी छोटी बातें वो करते हैं। तो ये दोनों के लिए, चाहे वो लड़का हो या लड़की के लिए, जिंदगी किसकी खराब होती है? दोनों हस्बैंड वाइफ की। तो ऐसा करो ही मत। पेरेंट्स ऐसा क्यों सोचते हैं? अगर आपने होता है ना कि लड़के को भाई पढ़ा लिखा कर किया है तो लड़की अच्छी चाहिए, और लड़की के घर वाले ये सोचते हैं माँ बाप की भाई हमें तो लड़का चाहिए, सरकारी बिजनेसमैन चाहिए, वेल सेटल चाहिए। तो ऐसा चाहिए तो थोड़ा थोड़ा तो एडजस्ट आपको करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा तो एंड ऑप्शन ये है कि भाई लड़की को अपने साथ बिठाओ, डिवोर्स करवा लो। ऐसा आगे तक करो ही मत कि सिचुएशन यहाँ तक आ जाए कि डेथ हो जाए दोनों में से किसी की। अपना अपना डिवोर्स करा लो, सेपरेट करा लो, हो सकता है तो भाई दूसरी शादी करो, अदरवाइज ऐसे भी रहा जा सकता है। जरूरी नहीं कि शादी हो, अगर क्योंकि होता है ना काफी लोग अगर एक शादी भाई सक्सेसफुल नहीं हुई तो दूसरी शादी हम कैसे कर ले, ट्रस्ट ही नहीं होता, ये चीजें नहीं होती। ऐसा जरूरी नहीं है कि सब एक इंसान एक जैसे ही होते हो, ठीक है। अगर आपको दूसरी शादी भी करनी है, मैंने अपनी वीडियो भी ऐसे बनाई है कि अब अगर तलाक होता है ना कि काफी लंबे तक चलता ही रहता है, ठीक है, इतनी आसानी से नहीं मिलता। अगर दोनों की सहमति होती है तो हो सकता है कि कभी कभी भाई 1 महीने भी मिल जाता है, 2 महीने भी मिल जाता है, बट डिपेंड ऑन केस कि केस कैसा है, ठीक है। तो आई होप गाइज आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी, और सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट कैसा लगा, उनकी शर्त जो नई गाइडलाइन स्टार्ट उन्होंने करी है सुप्रीम कोर्ट ने। आप इस जजमेंट और गाइडलाइन के बारे में क्या कहना चाहते हैं, कुछ आपकी राय हो तो कमेंट में करके मुझे जरूर बताइएगा। और ये मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ताकि और भी लोगों तक ये मेरी वीडियो पहुंच सके और उन्हें भी हेल्प मिल सके। जल्दी मिलती हूँ मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।